हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं सीएसआर की तरफ से रिलीज किए गए एक परमानेंट जॉब के बारे में। इसके सारे के सारे की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट पर स्विच करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने एंड से भी किस तरीके से इनकी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और पोजीशन या फिर जॉब पोस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट पोस्ट रहने वाली है और मल्टीपल पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट रहने वाली है और पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पे स्केल 7 से जो है सैलरी शुरू हो रही है, यानी कि लगभग जो है यहाँ पे 80,000 से लगभग सैलरी शुरू हो रही है। तो ये मैं एक जॉब पोस्ट की बात कर रही हूँ। फिर ऐसी भी जॉब पोस्ट है जिसमें 60,000 है, ऐसी भी जॉब पोस्ट है जिसमें 30,000 की सैलरी है। इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। सीएसआर के बहुत से यूनिट है, उनमें से एक यूनिट के द्वारा जो है ये जॉब पोस्ट रिलीज किया गया है। ये परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसमें जो है दैट इज जूनियर ट्रांसलेटर का भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी वैरी कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लोकेशन इसका क्या रहने वाला है, तो बोला गया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो आपको सीएसआर की किसी भी यूनिट में पोस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे ये सीएसआर का यूनिट है वहीं पे आपको जॉब मिले, वहां मिल भी सकती है, या फिर सीएसआर के अदर जो यूनिट्स है वहां पे भी जो है आपको अपॉइंट किया जा सकता है। कमिंग टू दी सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया से पहले एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, ताकि आप लोग में से पता चल जाए कि हाँ भाई किसको ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना है और किसको अभी छोड़ के निकल जाना है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे भी पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस की डिमांड की है, ऐसे भी पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस की डिमांड सिर्फ एक ही पोस्ट में की है, बाकी सब में जो है फ्रेशर्स एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th पास स्टूडेंट जो है एलिजिबल है और कोई हायर डिग्री की डिमांड इन्होंने नहीं की है। आपको पता होगा, अगर आप एक लंबे टाइम से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो सीएसआईआर ने जो है बहुत सारे इस टाइप के जॉब रिलीज किए हैं। बहुत सारे अलग अलग सीएसआईआर यूनिट के द्वारा ये जॉब रिलीज हुए हैं, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं टाइमली आपको देते रह रही हूँ। ये फिर से मेरे सामने एक और जॉब पोस्ट आया है सीएसआर के द्वारा, तो इसी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन 2 लेवल में होने वाला है। दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया जाएगा, जो कि ओएमआर बेस्ड हो सकता है या फिर सीबीटी मोड में हो सकता है। जिस भी मोड में होगा ये दैट इज टाइमली अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर देंगे। और उसके बाद जो है एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, ये डिपेंड करता है किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें, कहीं पे स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट होगा, तो कहीं पे जनरल टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेनोग्राफी के लिए अलग से टेस्ट होगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। जो भी कैंडिडेट्स दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होगा, यानी रिटन टेस्ट होगा और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इन दोनों में क्वालिफाई करेगा, उसी को जो है फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। मिनिमम एज लिमिट जो है इसकी 18 रखी गई है अप्लाई करने की, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ की डिटेल थे जिसको कि मैंने कवर अप किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि वीडियो में बने रहना है या फिर अभी छोड़ के निकलना है। अच्छा, मेक श्योर मैं इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, की डिटेल जो होते हैं उसको मैं कवर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप पीडीएफ को देखोगे ना इनके, तो इनका पीडीएफ जो है 30 से भी ज्यादा पेजेस का है। तो हर एक लाइन को पकड़ पकड़ के समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको अपने एंड से एक बार मैं कितना भी डिटेल में बता दूं, उसके बावजूद भी आपको अपने एंड से एक बार डिटेल में जरूर पढ़ना होगा। क्योंकि आप जब इसको भरोगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन फी भी लग रही है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं देना है। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है दैट इज 500 रुपीज रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रहने वाली है। और बाकी जो कैटेगरी है इंक्लूडिंग द वुमेन एंड आप कह सकते हो सीएसआर एम्प्लॉय, इनके लिए जो है कोई भी फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो इसीलिए आपको एक बार डिटेल में जरूर पढ़ना होगा इस पर्टिकुलर पीडीएफ को। जितना भी की डिटेल है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना, वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, ताकि वो आपसे मिस ना हो जब आप पीडीएफ रीड आउट करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मैं किस सीएसआर की बात कर रही हूँ। तो ये जो सीएसआर है दैट इज सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले इसको हम सर्च कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे सीएसआईआर सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये पहला ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला ही लिंक यहाँ पे चला आया। इस पे हमको क्लिक करना है। ये जो पहला लिंक है दैट इज सीएसआईआर CSM CRI, भावनगर में ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस पे जो है हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब इस पर्टिकुलर पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जॉब के लिए सर्च करते रहते हैं, तो आपको अपनी तरफ से भी पता होना चाहिए कि किसी भी जॉब को गूगल पे कैसे सर्च करना है। ओके, तो ये जो है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनफैक्ट इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है।
जब आप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जॉब पोजीशन आ रही है, इस पे क्लिक करना है। जॉब पोजीशन पे क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं कह रही थी ये परमानेंट पोस्ट है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे दो ऑप्शन रखा है, परमानेंट पोजीशन, टेम्पररी पोजीशन। अब ये जो परमानेंट पोजीशन है, इस पोजीशन के अंडर में जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, दैट इज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो ये जो है यहाँ पे वैरायटी ऑफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉब पोस्ट रिलीज की गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो है यहाँ पर जनरल, फाइनेंस या फिर अकाउंट्स या स्टोर एंड परचेज, ये तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर एक तरीके से रिलीज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन चले आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू डिटेल एंड अप्लाई। तो आपको अगर डिटेल पढ़ना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए, अप्लाई अगर करना है तो अप्लाई पे क्लिक कीजिए। पहले एक काम करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करके देख लेते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर चला आया है क्या, दैट इज ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 6 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 31 मार्च 2025, तो इस बात का ध्यान रखिए। एडवर्टीजमेंट को डिटेल में रीड करना है तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अभी प्रीवियस पेज पे जो डिटेल लिखा था वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्होंने डिटेल देके रखा है, एक रफ तरीके से डिटेल देके रखा है, ये देखिए सब कुछ बता के रखा है। ओके, तो ये डैशबोर्ड है जहां पे इन्होंने पोजीशन के बारे में बता दिया है, जिसको कि अभी हम डिटेल में कवर अप करेंगे। अब क्या करना है, मान लीजिए आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है ना, ये देखिए, ये जो रजिस्टर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज चला है। न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको अपना ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड बनाना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर कर लेना है। एक बार आप रजिस्टर कर लिए उसके बाद आप वापस से उसी ईमेल आईडी के द्वारा जो है आप लॉग इन कर लीजिएगा। अब लॉग इन करने के बाद जो भी डिटेल्स आपके सामने आएंगी वो आपको भरना होगा। तो ये है तरीका जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि यस, इसको जो है हम इस पोस्ट के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पोस्ट, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ और जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है ये एक पीडीएफ ओपन हो गया। इस पीडीएफ को आप व्यू डिटेल में वाले सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते थे। अब चलिए मैं इसको डाउनलोड करके आपको डिटेल जो है समझा देती हूँ। तो ये पीडीएफ आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने बात किया ये सीएसआई यूनिट, जिसको कि हम सीएसआई सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये यूनिट जो है दैट इज भावनगर में सिचुएटेड है, जो कि गुजरात में आता है, ठीक है। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इनकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा और किसी वेबसाइट से नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ सकता है फ्यूचर में। स्टार्टिंग डेट 6 मार्च 2025 रखी गई है, 31 मार्च 2025 इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। नाउ कमिंग टू दी पोजीशन, जो कि अलग अलग टाइप की परमानेंट पोजीशंस रखी गई हैं, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं हम। तो जो पहला पोस्ट है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर का, अनरिजर्व के लिए एक सीट है। यहाँ पे पे लेवल 7 रहने वाली है। पे लेवल 7 का मतलब होगा यहाँ पे 80,000 रुपए जो है पर मंथ यहाँ पे होंगे, इंक्लूडिंग दी एचआरए, और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स होगी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, SC ST के लिए जो है यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और OBC NCL के लिए जो है यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कुछ क्राइटेरिया रखा है एक सर्विसमैन के लिए, CSR एम्प्लॉय के लिए, उसका डिटेल आपको इनकी पीडीएफ में ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं इन जनरल कवर अप कर रही हूँ। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर का जो है एक पोजीशन है, दैट इज अनरिजर्व का। इनकी पे लेवल 6 रहने वाली है, जिसका अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट होगा वो होगा 63,900, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 हो सकती है, मिनिमम 18 मैं बता चुकी हूँ आपको, और इनमें एज का रिलैक्सेशन होगा इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जूनियर स्टेनोग्राफर का टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, पे लेवल 4 रहने वाली है। पे लेवल 4 में जो है आपको अप्रोक्स 40,000 के करीब अमाउंट में, सॉरी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, आई थिंक यहाँ मेंशन किया 46,800, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 46,000 यानी जूनियर स्टेनोग्राफर का 46,800 जो है यहाँ पर अमाउंट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की, तो इसमें पे लेवल 2 रहने वाली है। पे लेवल 2 का मतलब होगा यहाँ पे अप्रोक्स वही 30,000 समथिंग होगा, यस 35,800, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का केस देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका दैट इज अप्रॉक्स 35,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी। अभी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है ना, ये जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है, और इनके लिए एज लिमिट जो है 28 ईयर्स रहने वाली है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 27 रहने वाली है, और इसमें एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा। तो मैंने पे स्केल भी कवर अप कर लिया है, आप और अगर गो थ्रू करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफिसर जिसके लिए एक पोस्ट निकली है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 रहने वाली है। इसमें जो है एसेंशियल, यहाँ पे EQ का मतलब हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, DQ का मतलब हो गया डिजायरेबल, एंड JR का मतलब हो गया जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आपको क्या क्या करना होगा और आपके पास क्या फीचर्स रहने चाहिए, ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर टैलेंट।
तो अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि इसमें जो है लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये पोस्ट अगर आप में से किसी के लिए मतलब कि यूजफुल रहती है या आप किसी को जानते हैं जो कि इस पोस्ट का फायदा उठा सकते हैं तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है हमारे चैनल पे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आप चाहें तो देख सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक्स सर्विसमैन जेसीओ जैसे कि हो गया सूबेदार या किसी हायर पोजीशन से जो है रिटायरमेंट लिया है किसी ने, उनके पास 10 साल का एक तरीके से एक्सपीरियंस है दैट इज इन सिक्योरिटी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। चलिए हम दूसरे पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। एक पोस्ट है अनरिजर्व की, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें आपका मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन से दैट इज इन हिंदी या फिर इंग्लिश, विथ इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल। या फिर आपका मास्टर डिग्री हो सकता है दैट इज इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश या हिंदी एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। या फिर मास्टर डिग्री हो सकता है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। ओके, देखा जाए तो सब में ही जो है ऑलमोस्ट तीनों में ही 19-20 के फर्क में जो है इन्होंने यहाँ पर दैट इज क्राइटेरिया दिया है एलिजिबिलिटी का। तो मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे बोला है इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के रिलेशन में ही बोला है। और साथ ही साथ बोला है कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए दैट इज इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दैट इज इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो इसमें भी जो है इन्होंने या तो आपका ट्रांसलेशन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से ऐसा क्राइटेरिया हो गया जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप देख सकते हैं। डिजायरेबल मैं पढ़ नहीं रही हूँ, डिजायरेबल इज समथिंग की जिसमें कि अगर आप वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं जिसके लिए 2 पोस्ट निकाली है। इसमें 10+2 यानी 12th मांगा है या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। कमिंग टू दी जूनियर स्टेनोग्राफर, अच्छा इसमें भी सेम टू सेम ही मांगा है। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है दैट इज अनरिजर्व के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए, सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, 12th पास चाहिए और प्रोफिशिएंसी चाहिए स्टेनोग्राफी में। नाउ कमिंग टू द जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अब देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो है कैटेगरी वाइज डिफरेंट भी कैटेगरी में निकाला गया है और जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज के लिए भी निकाला गया है। सभी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है जो कि है 10+2 यानी कि 12th या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग में, जिसमें कि स्पीड जो है अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना होगा और हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट करना होगा। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करें या किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, दैट इज कैटेगरी के लिए अप्लाई मतलब कि जनरल हो गया, इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गया, स्टोर एंड परचेज हो गया, इनमें से किसी भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कीजिए। सेम जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा जो भी परमानेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो परमानेंट जॉब होती है ना उसमें जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि एचआरए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया। इसके अलावा नेशनल पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि हो गया लीव ट्रैवल कंसेशन, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ जो है फैसिलिटी आपको दी जाएगी। और किसी भी चीज का जो डेडलाइन है ना उसको उसके लिए 31 मार्च 2025 को कंसिडर किया जाएगा, चाहे एज का रिलैक्सेशन हो चाहे किसी और चीज का हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा ये भी है कि मान लीजिए कोई अनरिजर्व के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट निकला है और आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर एज का रिलैक्सेशन जो है नहीं लगेगा, आपको जनरल के एज की तरह ही दैट इज कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आपकी जो फी है वो आपकी कैटेगरी वाइज ही चलेगी, मतलब कि आपको जनरल की तरह फी पे नहीं करना पड़ेगा, आप उस टाइम फी आपके ऊपर से जो है एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। तो फी के मामले में इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है अगर आप जनरल की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं रिजर्व कैटेगरी होने के बावजूद, लेकिन एज के रिलैक्सेशन में उन्होंने आपको कंसेशन नहीं दिया है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हो वैलिडेट किया जा सके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी अगर आप सीएसआर एम्प्लॉय हैं तो आपका एज लिमिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, और अगर आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनका लैंग्वेज अगर हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और रीजनल लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेशन जो है वहां पे सबमिट करना होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट का कौन सा मीडियम होगा, हिंदी में देना चाहते हो या आप इंग्लिश में,
जो भी मीडियम आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, फॉर द रिटन एग्जामिनेशन या फिर सेकंड एग्जामिनेशन, वही जो प्रेफरेंस होगा लैंग्वेज का वही कंसिडर किया जाएगा, उसमें चेंज नहीं किया जाएगा बाद में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अटेंड करने के लिए, या टाइपिंग टेस्ट को अटेंड करने के लिए, या फिर फिजिकल टेस्ट को अटेंड करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंटर क्या होने वाला है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो क्योंकि ये इंस्टीट्यूट गुजरात में सिचुएटेड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुजरात जाना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है आपकी सिटी में से किसी, मतलब अब जो डिफरेंट स्टेट है उनमें से किसी स्टेट में जो है ये सेंटर दे दे, क्योंकि इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किया जाएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग इनको आइडिया मिलेगा कि हाँ कौन कौन से स्टेट से इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। तो अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि सेंटर क्या रहेगा। बाय डिफॉल्ट बेसिस पे समझ लीजिए कि सेंटर, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो शायद कहीं से भी सेंटर ये दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो इन दैट केस मे बी मोस्ट प्रोबेबली गुजरात में होगा, जहां पे ये सीएसआर यूनिट सिचुएटेड है। बट कहाँ होगा और डेट क्या होगी, जैसे काफी बच्चे बोलते हैं मैम डेट कौन सी होगी एग्जाम की, सेंटर क्या होगा, ठीक है। जॉब का लोकेशन तो मैंने बता दिया, जॉब का लोकेशन आपका गुजरात हो सकता है या फिर अदर सीएसआर यूनिट में हो सकता है जो कि अदर स्टेट में सिचुएटेड है। सेंटर क्या होगा और डेट क्या होगा ये इन्होंने नहीं बताया, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विद टाइम जो है इसके बारे में बता देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे वही बोला है कि ओके, प्रोबेशन पीरियड पे आपको कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा, उसके बाद जो है आपको फाइनली आपके पोस्ट पे डेजिग्नेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ओके ये मैंने बता दिया कि कहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इस पे हम और डिस्कस नहीं करेंगे। 500 की फी रहने वाली है यहाँ पर, और SC ST PWBD वुमेन CSR एम्प्लॉय एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल पोस्ट में जो है आपको मल्टीपल फी पेमेंट भी करना होगा। अगर आपका मार्क्स CGPA SGPA OGPA फॉर्म में है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड भी आपको अपलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की या सिलेक्शन स्कीम का। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर का मैं कवर अप नहीं कर रही क्योंकि उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बट आप में से कोई भी या आपके जान पहचान वाले कोई भी अगर अप्लाई करने वाले हैं तो एक बार वो इस PDF को गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो है वैरायटी ऑफ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। हम यहाँ बात कर लेते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बाद जितने भी जॉब पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का, सेक्रेटरीटेंट का, ये सब का हम देख लेंगे, ठीक है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 तभी चेक किया जाएगा जब पेपर 1 आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। पेपर 1 जो है OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, ये यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि पैराग्राफ आपको लिखना होगा, ठीक है। और जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन होगा, जैसे कि बोला गया MCQ टाइप होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है। और एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड होगा, यानी किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेबस या फिर रिटन टेस्ट जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस से जो है आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का होगा पूरा, एक नेगेटिव मार्क्स होगा अगर गलत होता है तो। सेम गोज विद द क्वांट में जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन को, और 1 मार्क्स होगा नेगेटिव अगर आपने गलती कर दी तो। पेपर 2 में जो है 2 घंटे का होगा पेपर 1 1 घंटे का होगा। पेपर 2 में जो है आपका राइटिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल जो है चेक किया जाएगा, वो क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस जॉब प्रोफाइल के लिए। और आपको हिंदी एंड इंग्लिश में जो है पैराग्राफ लिखने को दिया जाएगा, और जो टोटल मार्क्स आप टायर 2 एग्जामिनेशन में सिक्योर करोगे वो होगा 3 आउट ऑफ 300, और टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। तो ये था इनका, दैट इज जूनियर ट्रांसलेटर का, हिंदी ट्रांसलेटर का पूरा का पूरा क्राइटेरिया। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपकी प्रोफिशिएंसी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी, आपकी स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा, और जो स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी का समहाउ जो है एक तरीके से मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस यहाँ पर होंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफी में वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इंग्लिश के लिए अगर बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स मिलेगा, हिंदी के लिए 65 मिनट्स मिलेगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो OMR या CBT बेस्ड हो सकता है, जो भी होगा ये बता देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में होगा। क्वेश्चन का लेवल जो है 12th लेवल का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 होंगे। टोटल टाइम यहाँ पे आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिर्फ एक पेपर का होगा, जिसमें कि आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स कैरी करेंगे, 0.25 नेगेटिव होगा अगर आपने गलती की तो। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव 0.25। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के 0.25 नेगेटिव यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा।
ओके, यहाँ पे इवैल्यूएशन ट्रांसक्रिप्ट भी बताया गया है स्टेनोग्राफी का, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए लास्ट हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, दैट इज फॉर जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज, तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए बोल दिया गया। तो वही है सब कुछ। मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन आपका कैसे होगा, दैट इज आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड की प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इस बेसिस पे बनेगा कि यस आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया या नहीं, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसमें उन बच्चों के भी नाम होंगे जिन्होंने एक तरीके से जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई किया है। यानी कि आपका रिटन टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग जो होगा, टाइपिंग टेस्ट जिसको भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जा रहा है, वो भी क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही बोला गया है कि जो टाइपिंग होगा वो इंग्लिश के लिए जो है 35 वर्ड्स पर मिनट होगा, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट होगा। टाइमिंग जो है आपको एक पेज को दैट इज गिवन 1 पेज फॉर 10 मिनट्स विच इंक्लूड 350 वर्ड्स फॉर द इंग्लिश एंड 300 वर्ड्स फॉर द हिंदी। तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको जो है आपकी टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो 2 पेपर होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पेपर 2 उन्हीं बच्चों का चेक होगा जो जिन्होंने पेपर 1 को क्वालिफाई किया होगा, और इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट होगा वो पेपर 2 के बेसिस पे देखा जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR या CVT मोड हो सकता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आएगा। 12th लेवल का एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेपर 1 जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा। मेंटल एबिलिटी आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होगा। मेंटल एबिलिटी में आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट दिया जाएगा, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट मिलेंगे। पेपर 2 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे 50, 150 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स नेगेटिव होगा अगर गलती हुई तो। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के, 1 नेगेटिव होगा, और इसका टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 1 घंटे का। ओके फाइन। यहाँ पे स्किल टेस्ट के कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, वो आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यस, तो हमने ये कवर अप कर लिया। अच्छा, आप में से काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम ये जो जनरल इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया है उसको कहाँ से कवर अप करेंगे। तो देखिए, किसी भी एग्जाम में ना, कोई भी जॉब के लिए आप जाते हो और अगर एक राउंड अगर टेस्ट का रखा जाता है ना, तो ये कॉमन टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं। अगर ये आपको ऐसे भी नहीं मिलते हैं तो बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि इस टाइप के टॉपिक्स का प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इनका कोई प्रीवियस ईयर पेपर तो अपलोडेड है नहीं कि हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो भी आपको बहुत से कंसेप्ट मिल जाएंगे, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि CSR के बहुत सारे यूनिट है ऑलरेडी। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है ना, मैंने 10 से भी ज्यादा आपको अलग अलग CSR से रिलेटेड सेम जॉब प्रोफाइल का अपडेट दिया है पिछले 2 महीनों में। अभी भी जो है ये जॉब अपडेट्स आ ही रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग CSR सिचुएटेड है ना, वो ये परमानेंट पोस्ट रिलीज कर रहे हैं, जिसमें 3 तो कॉमन है, मतलब 2 कॉमन पोस्ट है, दैट इज स्टेनोग्राफर की एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।